हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन। और स्टरलाइजेशन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस क्या होता है। तो असेप्सिस का मतलब है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जब किसी व्यक्ति को, आर्टिकल को या किसी चीज को हम असेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, असेप्सिस कर रहे हैं, उसको इन्फेक्शन से फ्री कर। इन्फेक्शन का मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म या पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं बॉडी को, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। अब मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस क्या है? मेडिकल का मतलब है क्लीन और सर्जिकल का मतलब है स्टराइल। जब हम कोई भी एसेप्टिक टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो अगर हम सर्जिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं तो पूरी तरह से स्टरलाइज होना चाहिए। और मेडिकल एसेप्सिस में हो सकता है एसेप्सिस सिर्फ डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है या एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं। देखो, असेप्सिस का मतलब मैंने आपको बताया फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, और सेप्सिस का मतलब है कि बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है, किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। और जो बैक्टीरिया है वो पस फॉर्मेशन कर रहे हैं, पस फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया है, तो उसके लिए हम टर्म यूज लेते हैं सेप्सिस। एंटीसेप्टिक क्या है? वो एजेंट जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उन कंडीशन को, उन चीज को हम एंटीसेप्टिक थिंग्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें दो चीजें हो सकती है, एक बैक्टीरियोस्टेट और बैक्टीरियोसाइट। एक तो है कि जो ग्रोथ इनहिबिट करती है, बैक्टीरियोस्टेट, ये टर्म्स याद करना, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरियोसाइड मतलब जो बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइड। ठीक है। तो एंटीसेप्टिक दोनों तरह से काम कर सकती है, बैक्टीरियोस्टेट भी कर सकती है और बैक्टीरियोसाइड भी कर सकती है, यानी ग्रोथ को, बैक्टीरिया को इनहिबिट भी कर सकती है या बैक्टीरिया को किल करके भी अपना काम कर सकती है। आपने, जब हम डोट्स पढ़ते हैं तो उनमें ड्रग्स आती है, बैक्टीरियोस्टेट, बैक्टीरियोसाइड, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर। कैरियर क्या होता है? एक पर्सन जो क्या कर रहा है, पैथोजन ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके तो जा रहा है, लेकिन उसके अंदर वो डिजीज नहीं है या उसके अंदर वो कोई भी साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहे, वो सिर्फ क्या कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। मोस्ट ऑफ थिंग्स में आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ डिजीज में, कि फीमेल्स है वो एज ए कैरियर होती है, मतलब उनके अंदर वो अफेक्ट नहीं होती, हीमोफीलिया है, वो खुद अफेक्ट नहीं होती, लेकिन उनकी वजह से क्या होता है, दूसरा पर्सन अफेक्ट होता है, तो वो क्या करती है, सिर्फ कैरी करती है। ठीक है, तो इसलिए उनको बोलते हैं हम कैरियर। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं, वो है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको सभी को वो डिस्ट्रक्ट कर देते, किल कर देते। डिसइंफेक्शन है वो किससे करते हैं? हम डिसइंफेक्टेंट से करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट हम कहां पे यूज लेते हैं? नॉन लिविंग थिंग पे। जैसे आप पोछा लगाने के लिए लाइजोल यूज किया, तो वो डिसइंफेक्टेंट है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो हम हमारी बॉडी पे यूज कर सकते हैं, उनको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एंटीसेप्टिक नहीं कॉस्मेटिक, है ना, आपने सुना है। तो जैसे बीटाडीन है वो एंटीसेप्टिक है, सेवलोन है वो एंटीसेप्टिक है, लेकिन लाइजोल है या फिनाइल है, वो सब क्या है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम। अब डिसइंफेक्शन दो तरह से होता है, एक कॉन्करेंट और एक टर्मिनल, मेनली दो तरह से होता है, और ये आपके पूछा जाता है एग्जाम में। कॉन्करेंट का मतलब जब पेशेंट एडमिट है आपके पास में, और जो उसके आर्टिकल्स हैं वो सब बार बार क्या हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो हम उनको डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं। जैसे पेशेंट का यूरिनल है या जो भी आसपास के आर्टिकल हैं, लीनन है, उनको हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं। तो वो कंडीशन बोली जाती है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। और अगर पेशेंट डेथ हो गया या पेशेंट ट्रांसफर आउट हो गया या पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, पेशेंट यूनिट में से चला गया वहां से, तो उस कंडीशन में हम जो डिसइंफेक्टेंट यूज में लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन, क्योंकि अब पेशेंट चला गया। ठीक है, तो वो डिसइंफेक्शन कहलाता है
आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज या पेशेंट डेथ या पेशेंट ट्रांसफर आउट, पेशेंट चला गया, तो उन कंडीशन को हम बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट। अब फोमाइट्स क्या होता है? फोमाइट्स वो चीज होती है जिनकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। एक चीज हमने एक पेशेंट की यूज करी, वही दूसरी पेशेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है? फोमाइट्स है। अगर उसको हमने प्रॉपर क्लीन नहीं किया तो वो क्या करेंगे? इन्फेक्शन फैलाने का कोज कर सकते। इसके अलावा एक टर्म है प्री करंट या प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई चीज होने से पहले ही हम डिसइंफेक्शन करते हैं। जैसे थर्मामीटर लेके जा रहे हैं, उससे पहले हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, तो वो चीज है प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन। जैसे जब हम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको पास्चुराइजेशन से क्या कर रहे हैं? पहले से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है प्रोफाइलेक्टिक या प्री करंट डिसइंफेक्शन। अब इन्फेक्शन होता कैसे है? तो इन्फेक्शन होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है। एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, जैसे मलेरिया का मॉस्किटो मानो, वो रिजर्वोयर में गया, ठीक है, वहां से वो पोर्टल ऑफ एग्जिट, वहां से वो निकला, निकलने के बाद किसी न किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, जैसे स्नीजिंग हुई या और भी किसी भी तरह से, जिस भी तरह से बैक्टीरिया ग्रो करता है या ट्रांसमिशन करता है, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये सब में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कहीं पे स्टूल की वजह से हो रहा है, तो किसी में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग हो सकते हैं। तो उस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है, और फिर पोर्टल उसने एंट्री की, एंट्री भी अलग अलग जगह से हो सकती है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से गया या नोज से गया, इस तरह से उसने एंट्री करी और कहाँ पहुंच गया? होस्ट पे। मतलब जिसको उसको इन्फेक्ट करना है उसको हम बोलते हैं होस्ट, वहां तक वो पहुंच गया, उस कंडीशन को बोलते हैं हम, उसके क्या हो गया? इन्फेक्शन। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इन्फेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले क्या है कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है, उसको क्या चाहिए? एक रिजर्वोयर चाहिए जहां पे वो अपनी ग्रोथ कर सके, तो वहां पहुंचा। उसके बाद वो वहां से निकला, पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम रिजर्वोयर, ठीक है, उसके बाद वो ट्रांसमिट हुआ और पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू होस्ट के पास चला गया और वहां पे उसने इन्फेक्शन फैला दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरी जगह पे जब इन्फेक्शन पहुंचा तो उसको हम क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन अगर नोजोकोमियल इन्फेक्शन कब कहलाएगा? जब ये हॉस्पिटल में हुआ। क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में होता है उसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन दैट एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, अलग से क्वेश्चन बनता है बहुत सी बार कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? कि जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हुआ, उस इन्फेक्शन को हम बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन या क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो टेक्निक यूज ली जाती है उसको हम बोलते हैं बैरियर नर्सिंग। आइसोलेशन में पेशेंट को रखते हैं, है ना। तो आइसोलेशन वाली टेक्निक जो एक नर्सिंग ऑफिसर यूज करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो इन्फेक्शन नहीं हो, उसको रोकने के लिए जो बैरियर यूज में लिए जाते हैं एक नर्सिंग ऑफिशियल, नर्सिंग ऑफिसर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं बैरियर नर्सिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बैरियर नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे ग्लव्स, गाउन, जो भी हम यूज कर रहे हैं क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, वो सब बैरियर नर्सिंग है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग किस तरह से होती है? इसको याद करने के लिए आप सुमन की कलाई या सुमन के लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग होता किस तरह से है? देखो, सबसे पहले आपको 5 टेक्निक याद करनी है। मतलब किस किस समय पे आपको हैंड वॉशिंग करना है। बिफोर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, ये दो हो गए, है ना, बिफोर एंड आफ्टर टचिंग ए पेशेंट। बिफोर क्लीन और असेप्टिक एनी प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो, और आफ्टर बॉडी एक्सपोजर, अगर कोई फ्लूइड एक्सपोज हुआ है तो उसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है। और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग,
ये 5 टेक्निक है, 5 टाइम है जब हमें हैंड वॉशिंग करनी। बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर जिसमें पेशेंट से आपके मतलब पेशेंट के किसी भी चीज से आप कांटेक्ट में हुए हैं, ठीक है, या फिर पेशेंट के सराउंडिंग आपने टच किया, तो उसके बाद भी आपको हैंड वॉशिंग करनी। और हैंड वॉशिंग करते कैसे हैं, इसकी 6 स्टेप है, कहीं कहीं जगह पे आपको 7 स्टेप्स भी देखने को मिलेगी WHO की। तो सबसे पहले मैं बात करूं सुमन की कलाई, सीधा पाम टू पाम, ठीक है, उल्टा, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं सुमन, सीधा, उल्टा, ठीक है, उसके बाद इंटरलॉकिंग हुई, ये 3rd स्टेज है, ठीक। और फिर आपके आया, सॉरी, सुमन, मुंह से, म से मुट्ठी, इस तरह से हैंड क्लीन करेंगे। उसके बाद ए से अंगूठा, और एन से नेल बेड या नेल, इसको हम कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से आप 6 टेक्निक यूज करते हैं हम हैंड वॉशिंग के लिए। ये आपके लर्न करने के लिए सिर्फ सुमन के, और लास्ट में के से कलाई, ताकि हम भूल नहीं जाए, है ना। तो हैंड वॉशिंग में 2 तरह की हैंड वॉशिंग होती है। जब हम नॉर्मल प्रोसीजर कर रहे हैं कुछ, या जब भी हम वार्ड में हैं किसी पेशेंट को, बिफोर और आफ्टर टचिंग जो मैंने आपको बताया, तो हम करते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए आपको टाइम चाहिए होता है 40 से 60 सेकेंड, कहीं कहीं आपको 1 से 2 मिनट भी मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट जो है वो 40 से 60 सेकेंड है, इसमें आपके हैंड वॉशिंग हो जाती है। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है वो होती है एल्बो टू हैंड अंडर रनिंग वाटर। एल्बो से हैंड को क्लीन करते हैं इस तरह से, ठीक है, पहले पीछे का हिस्सा करते हैं और फिर आगे, मतलब उसको जब आपने हैंड वॉश कर लिया उसके बाद उसको रनिंग वाटर में क्लीन करते हैं। क्योंकि क्या है कि जो हमारे ये हैंड है, ये क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग के टाइम पे ये सबसे ज्यादा, आप बोलो कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है, हैंड वैसे भी सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड हैंड क्लीन करेंगे, ठीक है। अब अगर हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बात करें, तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग 3 से 5 मिनट लगते हैं, 2 से 5 मिनट लगते हैं हैंड वॉशिंग करने के लिए। और इसको कैसे करते हैं हम, हैंड से एल्बो की तरफ, क्योंकि क्या होगा, हैंड में आपने डबल ग्लव्स पहन रहे हैं, है ना, और प्रॉपर ग्लव टेक्निक से ग्लव्स पहनते हैं, तो इसका मतलब हैंड्स तो हो गए आपके स्टेराइल, मतलब वो हो गए लेस कंटामिनेटेड से। अब जो एल्बो है वो मोर कंटामिनेटेड है ना। तो इसमें हम हैंड किस तरह से रन करते हैं, मतलब रनिंग वाटर में इस तरह से रखते हैं, ठीक है। तो जो पानी है वो आपके कोहनी से निकल जाए, इस तरह से हम, और फिर बाद में क्या करते हैं, उसको एक साफ कॉटन के या टिश्यू से क्लीन कर लेते हैं। तो ये है आपका मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस तरह से इसके बारे में बात करी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स को किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ए प्रोसेस वेयर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक। हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। और जो पैथोजेंस होते हैं उनकी वजह से पैथोलॉजी की कंडीशन आती है, मतलब डिजीज कंडीशन आती है। तो पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, हार्मफुल है या नॉन हार्मफुल है, हो सकता है वो हमारी बॉडी में अच्छे के लिए भी होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो भी किल हो जाएंगे स्टरलाइजेशन से विद देयर स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी 2 फॉर्म होती है, वेजिटेटिव फॉर्म और एक स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म में जब वो बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फॉर्म। और जो स्पोर्स होते हैं, इसको एक तरह से मान लो कि ये कैप्सूल्स के अंदर होता है,
मतलब जितना भी हम उनको बॉईल करेंगे या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे, तब भी इस जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर 4 लेयर होती है। तो ये लेयर्स क्या करती है, बैक्टीरिया को बचा लेती है। और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो इस कैप्सूल से निकल के बाहर आ जाता है और वेजिटेटिव फॉर्म में बन जाता है और वापस से पैथोजन बन जाता है, मतलब कभी भी डिजीज कंडीशन जनरेट कर सकता है। तो ये हो गए दो तरह के बैक्टीरिया, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, और उसमें भी स्पोर्स। तो स्टरलाइजेशन का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से बैक्टीरिया को किल कर दे विद देयर स्पोर्स। ये ध्यान रखना। स्टरलाइजेशन मेनली दो तरह से होता है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो ये इसके टाइप भी हो गए कि आप स्टरलाइजेशन कैसे करोगे, या तो फिजिकल मेथड से करेंगे या केमिकल मेथड से करेंगे, दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड में भी है, नेचुरल मेथड है, लिखा हुआ भी है नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। जहां पे ये इस कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये मान लो कि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पहले से आया हुआ। ठीक, नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन का। इट कंटेन यूवी रेज। क्या होता है, वहां पे जो सनलाइट्स होती है उनमें यूवी रेज होती है, और वो यूवी रेज क्या करती है, स्टरलाइजेशन का काम कर। आपने देखा होगा लिनन हम धूप में सुखाते हैं, ठीक है, या फिर कोई ग्लास बोटल्स वगैरह हुई उसको यूज किया, अचार बनाने से पहले उनको सुखाया जाता है ना। तो वो क्या है, एक नेचुरल मेथड स्टरलाइजेशन करने का, ताकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो वो वहां से मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। यूज फॉर लिनन या नेचुरल वाटर कलेक्शन, रिवर जैसे है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि पानी इकट्ठा है, और वो पानी इकट्ठा है तो उसको सनलाइट के साथ एक्सपोजर करेंगे, उसी से क्या होगा, वो पानी साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, स्ट्राइल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग की। बॉइलिंग क्या होता है कि बॉइलिंग आपका फिजिकल मेथड का दूसरा टाइप है, अभी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये नेचुरल तो नहीं है, पर डोमेस्टिक यूज में सबसे ज्यादा यूज लिया जाने वाला मेथड। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं या किसी भी पानी को भी गर्म करके छान के पीना चाहिए, है ना, तो वो क्या है, बॉइलिंग मेथड। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक यूज होता है, यानी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा यूज होता है। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टरलाइजेशन का ऐसा कौन सा मेथड है जो सबसे ज्यादा कम्युनिटी में यूज होता है। कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं। 10 से 30 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चीज को बॉईल किया जाता है, उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। कहाँ यूज लेते हैं हम, यूज फॉर स्ट्राइल इनर कैन्युला ऑफ मेटल ट्रेक्योस्टोमी सेट। मेटल ट्रेक्योस्टोमी सेट जो है वो दो तरह की होती है, मेटल की भी हो सकती है, पीवीसी की भी हो सकती है। जब परमानेंट ट्रेक्योस्टोमी होती है तो हम मेटल ट्रेक्योस्टोमी सेट मोस्टली यूज करते हैं। तो जो उसका आउटर इनर कैन्युला है उसको स्ट्राइल करने के लिए हम बॉइलिंग यूज करते हैं। देखो, जब हम बॉइल करते हैं तो उसकी वजह से शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ब्लंट हो सकते हैं फॉर हायर टेम्परेचर की वजह से। इसलिए हम इसमें ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बॉइल करने के लिए। या ग्लास वेयर को जब भी बॉइल करना है, स्टराइल करना है, तो ग्लास वेयर के लिए सबसे ज्यादा यूज में आता है बॉइलिंग, ग्लास वेयर के लिए। ठीक है, इसके अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटल ट्रेक्योस्टोमी सेट के लिए भी पूछा गया है, या आपके ग्लास वेयर के लिए भी पूछा गया है। ठीक है, तो बॉइलिंग उसका सबसे ज्यादा यूज किया हुआ मेथड है, यूज किया जाने वाला मेथड। और अगर आपको बॉइलिंग को और ज्यादा प्रमोट करना है तो उसमें 2% सोडियम बाइकार्बोनेट भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो बॉइलिंग की एफिशिएंसी है, उसकी दक्षता है, उसके काम करने की क्षमता है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम बॉइलिंग में बात कर रहे थे। ज्यादातर अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम बॉइलिंग को यूज नहीं करते। पहले ग्लास सिरिंज होती थी, ग्लास नीडल्स वगैरह जो भी होती थी, उनको सबको स्टराइल करने के लिए बॉइलिंग यूज किया जाता था, क्योंकि ऑटोक्लेव बहुत कम प्रचलित था या महंगा था किसी टाइम पे, हर जगह हमें अवेलेबल नहीं होता था। तो जो छोटे सेंटर होते थे वहां बॉइलिंग से
स्ट्राइल किया जाता था, बट आजकल इसको कम यूज करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि शार्प जो आर्टिकल है उनको कभी भी हम बॉईल नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से वो उनके आर्टिकल्स जो हैं, जैसे कोई नाइफ हुई, सर्जिकल ब्लेड हुई, ठीक है, सीजर हुई, तो वो ब्लंट होने के चांसेस होते हैं, तो उस जगह पे हम बॉइलिंग यूज नहीं करते। नेक्स्ट आपका मेथड है बर्निंग या इंसिनरेशन। आपने बेग पढ़े हैं, ठीक है, ब्लू बेग, पहले ब्लैक बेग था तो उसको आप ब्लू और ग्रीन में सेपरेट कर दिया गया है, ठीक। रेड बेग और एक येलो बेग होता है। तो ठीक है, येलो बेग में हम वो चीज डालते हैं जिन्हें हमें इंसिनरेट करना है, जिन्हें हमें जला के खाक करना है। इसका टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कोविड में आपने देखा होगा ज्यादातर जितने भी वेस्ट थे उनको हमने इंसिनरेट किया है, ताकि वो किसी भी तरह से कोविड फैले नहीं, ठीक है। कोई जब डेड बॉडी हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, इंसिनरेटर यूज लेते हैं, जैसे, या फिर जब हम उसको जलाते भी हैं तब भी क्या कर रहे हैं, हम उनको इंसिनरेट कर रहे हैं, ठीक है। स्पूटम के लिए आपसे पूछा गया है, पहले स्पूटम को इंसिनरेट करते हैं। जितने भी बॉडी या बॉडी के पार्ट या बॉडी फ्लूइड हैं उनको हम क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, बर्निंग से उनको खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस बॉडी फ्लूइड के अंदर, जैसे यानी ब्लड ही हुआ है, ब्लड कंटेनिंग कोई स्वेब है, तो उसको हम क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उससे कितना ज्यादा इंफेक्शन हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा हेपेटाइटिस बी का जो एक वायरस है वो 0.001 ml सिर्फ चाहिए उसको, 6 महीने तक सरवाइव कर लेता है एक छोटी सी जगह पे। 0.1 ml मतलब बहुत छोटी जगह पे। कॉटन, आप HbSAg का पेशेंट है, HbV का पेशेंट है, आपने उसके कॉटन ली और उसको एक जगह छोड़ दिया, गलती से वो रह गई, तो उसकी वजह से वो 6 महीने बाद भी अगर कोई दूसरा पेशेंट उसको यूज कर रहा है तो उसके हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस है। तो इस तरह की बॉडी या बॉडी फ्लूइड के किसी भी पार्ट्स को हम क्या करते हैं, कंटामिनेटेड क्लॉथ है या सोइल ड्रेसिंग है, बॉडी पार्ट है, बॉडी फ्लूइड है, बीटी सेट है, या कोई एम्पुटेड पार्ट है, तो उनको हम क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं। बीटी सेट को भी आजकल इंसिनरेट किया जाने लगा है। पहले हम इसको रेड डस्टबिन में डालते थे, अब हम इसको येलो डस्टबिन में डालते हैं ताकि इसको इंसिनरेट किया जा सके। नेक्स्ट, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो ये मेथड है स्टरलाइजेशन के, उसमें मैंने आपको बताया 2 तरह के मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम केमिकल मेथड की बात कर रहे थे, इसमें हमने बात की सनलाइट की, उसके बाद हीट की हमने बात की। हीट 2 तरह से हो सकती है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। जो बॉइलिंग है, टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। तो ये क्या है, मॉइस्ट हीट का एग्जांपल। इसके अलावा रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन, जहां पे जो हीट है वो मॉइस्ट नहीं, जैसे रेड हीट हुई, अभी बताएंगे आपको। रेड हीट का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रेड कर देते हैं हीट में, ठीक है। या फ्लेमिंग की कंडीशन है, या इंसिनरेशन, डायरेक्ट सूखा जला रहे हो आप, है ना। हॉट एयर ओवन है, यहाँ पे हम वाटर का यूज नहीं करते। तो ये सारे हैं ये ड्राई हीट के एग्जांपल। मॉइस्ट हीट में मैंने आपको बताया टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग हुआ, या टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे पास्चुराइजेशन है, इसमें भी 2 टेक्निक होती है, होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड, आपके क्वेश्चन बनता है। टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ऑटोक्लेव, सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये मॉइस्ट हीट में आते हैं क्योंकि इसमें हम वाटर यूज करते हैं। फिर रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन 2 तरह की होती है, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। ज्यादातर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोनाइजिंग में, गामा रेज से, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड जो रेज हैं ये नॉन आयोनाइजिंग होती है, और जो गामा रेज होती है वो आयोनाइजिंग। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, एयर फिल्टर, कैंडल फिल्टर, अलग अलग तरह से, हेपा फिल्टर, बहुत तरह के फिल्टर होते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, जिस हीट लेवल
देखो दो तरह की चीज होगी, हीट स्टेबल और हीट लेवल। हीट स्टेबल जो हीट को सहन कर सकती है ज्यादा हीट को, और हीट लेवल जो थोड़ी भी हीट में अपनी पोटेंसी खो देगी। तो उस कंडीशन में भी हम फिल्ट्रेशन मेथड, रेडिएशन मेथड वगैरह ये यूज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तो हीट वाले मेथड हो गए सनलाइट तक, और ये है कोल्ड स्टरलाइजेशन आप, या जो केमिकल मेथड है वो कोल्ड स्टरलाइजेशन में आता है। तो हॉट एयर ओवन की बात करें तो हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है 1 घंटे के। इसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ग्लास वेयर यूज करते हैं। 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लास वेयर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें टूटते नहीं है। फोर्सेप्स, सीजर ये यूज कर सकते हैं, बॉयल नहीं करते क्योंकि बॉयल से ब्लंट होते हैं। तो इसलिए हम जो धारदार हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट है, फोर्सेप्स, सीजर या सिरिंज हुई, आपके स्वेब हुए, लिक्विड पैराफिन भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, उसके लिए भी हम हॉट एयर ओवन यूज करते हैं। पाउडर फॉर्म वैक्सीन हो गई, जैसे बीसीजी की वैक्सीन होती है, मिजल्स की वैक्सीन होती है, इनको हम स्टेराइल करने के लिए हॉट एयर ओवन यूज करते हैं, क्योंकि इनको मॉइस्ट नहीं कर सकते। टेस्टिंग पाउडर है, ठीक है, तो इनको यूज करने के लिए हम हॉट एयर ओवन, या आपको याद करना है, हॉट एयर ओवन में क्या होता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है टेम्परेचर 1 घंटे के लिए, तो वो स्टेराइल कर देता है जो हमने ऑब्जेक्ट रखे। ऑब्जेक्ट इसमें रखते हैं लिक्विड पैराफिन, पाउडर फॉर्म वैक्सीन, ग्लास वेयर, ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तरह से एक ओवन होता है ना, उसमें हॉट एयर को सर्कुलेट किया जाता है। अब इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि किस तरह से आपको प्लेस करके रखना है। तो सब, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट एयर ओवन में रखो या ऑटोक्लेव में रखो, कहीं पे भी मशीन में रखना है, तो उनको प्रॉपर क्लीन करके, प्रॉपर वाइप करके, उनको सुखा करके ढंग से एक एक को थोड़ा थोड़ा स्पेस में रखा जाना चाहिए, ताकि जो एयर है वो उस पर्टिकुलर जगह पे सर्कुलेट हो सके। अगर कहीं पे एयर नहीं पहुंची तो वो स्टेराइल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब इसकी हीट एफिशिएंसी चेक कैसे करते हैं, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनई के स्पोर्स होते हैं, उनको रखते हैं हम, ठीक है। अगर वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनई के स्पोर्स मर गए तो वो, इनसे हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट, सबसे पहले आपने पढ़ा था रेड हीट, फ्लेमिंग। रेड हीट अलग है, फ्लेमिंग अलग है। रेड हीट और फ्लेमिंग में लेकिन हम इनोक्यूलेटिंग वायर्स आपसे पूछा गया है, सीजर्स, फोर्सेप्स, इनको स्ट्राइल करने के लिए हम रेड हीट या फ्लेमिंग यूज करते हैं। रेड हीट का मतलब यह है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हीट पे रखते हैं, और तब तक रखते हैं जब वो बिल्कुल रेड नहीं हो जाता, ठीक है, लाल हो जाएगा गर्म होने की वजह से, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेड हीट। और फ्लेमिंग में क्या होता है कि इस तरह से चारों तरफ फ्लेम जलाई जाती है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। डायरेक्ट नहीं रख रहे, लेकिन उसके अंदर हाई टेम्परेचर पे आग के बीच में उसको रखा जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, आर्टिकल्स यूज करते हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेड हीट या फ्लेमिंग। इनोक्यूलेटिंग वायर्स, ये आपसे पहले भी पूछा है तो ध्यान रखना। सीजर्स या फोर्सेप्स, इन्हीं को आप क्या करोगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनको आप क्या करोगे, बॉईल कर नहीं सकते, है ना, तो उसके लिए आपने डायरेक्ट उनको क्या किया, एक तरह से तपा लिया, सेक लिया, तब तक जब तक वो बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर पे नहीं होते, तो उससे क्या होगा, स्पोर्स भी मर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट की। तो मॉइस्ट हीट में सबसे पहले हम बात करते हैं पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन आप जूस का भी कर सकते हो, किसी भी चीज का कर सकते हो, लेकिन जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिल्क के लिए, कि अगर मिल्क को स्टेराइल करना है तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे, तो पाश्चराइजेशन यूज करोगे। अब पाश्चराइजेशन में भी दो तरह की टेक्निक होती है, एक होता है होल्ड मेथड या होल्डर मेथड, और दूसरा होता है फ्लैश मेथड। तो जो होल्डर मेथड होता है उसमें हम 30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद उसको कूल कर दिया जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है होल्डर मेथड।
और फ्रेश मेथड में क्या करते हैं, हम एक शॉक देने का काम करते हैं, यानी 15 से 20 सेकंड सिर्फ 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और उसको बॉईल किया जाता है सिर्फ 15 से 20 सेकंड, और उसके बाद उसको क्विकली कूल कर दिया जाता है 13 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर पे। तो इससे क्या होगा, एकदम से शॉक मिलेगा, जो प्रोटीन है वो बिल्कुल डीनेचुरेट हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होगा कि जब आपने इतने 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल किया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको बिल्कुल कोल्ड अलग कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया है उसका जो प्रोटीन है वो बिल्कुल डीनेचुरेट हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। उसके बाद जो सुपर इंपॉर्टेंट है आपका वो है ऑटोक्लेव। सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अलग से बनता है, पूरा स्टरलाइजेशन और ऑटोक्लेव अलग अलग। ये मान लो ऑटोक्लेव से बहुत बार क्वेश्चन आता है, 8 10 20 15 बार क्वेश्चन आ चुके होंगे, ठीक है। तो ऑटोक्लेव का दूसरा नाम है स्टीम अंडर प्रेशर, या इसको हम मॉडिफाइड कुकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुकर में जैसे आप बॉईल करते हैं ना, लेकिन स्टीम होती है उसके अंदर, तो स्टीम से भी खाना पकता है, तो उसको इस तरह से बनाया गया है, तो इसको हम मॉडिफाइड कुकर भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमनेस्ट और चीपेस्ट मेथड है जो आपके हॉस्पिटल सेटिंग में या आजकल छोटी छोटी क्लिनिक में भी ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेस्ट है, इफेक्टिव है, चीपेस्ट है, 100% स्टरलाइजेशन है इससे। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये काम करता है कि जो स्टीम होती है उससे हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्पोर्स हैं उनको किल करते हैं, क्योंकि जो स्टीम होती है उसकी पिनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उसको बिल्कुल तोड़ देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक या स्पोर्स कुछ भी, उनको क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट हमारे सेफ बचते हैं, ठीक है। सबके जो जहां जितनी भी प्रोटीन होगी उसको कोगुलेट कर देंगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जो स्टीम है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी किसी व्यक्ति के ऊपर डाला जाए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर स्टीम किसी व्यक्ति के ऊपर डाली जाए, तो स्टीम ज्यादा एरिया भी कवर करेगी और ज्यादा जला भी ज्यादा देगी। तो स्टीम क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा रहती है क्योंकि वो सर्कुलेटिंग भी। इसका ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कितना टेम्परेचर यूज करते हैं, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना यूज करते हैं, 15 psi या 15 lbs, 15 lbs प्रेशर यूज करते हैं। टाइम कितना यूज होता है, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में आपके जो आर्टिकल्स हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या यूज लेते हैं हम, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, लिनन यूज लेते हैं, गोज पे ड्रो शीट, मास्क, रीयूज्ड ग्लव्स, ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल्स आप यूज में लेते हो। सिर्फ और सिर्फ इसमें से अलग से कभी पूछा जाए तो रबर आर्टिकल्स यूज नहीं लेते, वो भी हम यूज ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो रबर आर्टिकल्स हैं उनमें क्या होती है, कहीं ना कहीं पिनिट्रेशन करता है ऑटोक्लेव। तो एक बार में तो रबर आर्टिकल खराब नहीं होगा, लेकिन बार बार जब हम रबर आर्टिकल उसमें यूज करेंगे तो वो क्या है, उनकी पोटेंसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जैसे आपने ग्लव्स पहने, हम सिंगल यूज ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी पोटेंसी, अब क्या करते हो आप, हैंड वॉश भी कर सकते हो ना, स्प्रिट से, हैंड रब से। जब आपके पास ग्लव्स कम होते हैं तब की एक बात अलग है, नहीं तो हम क्या करते हैं, सिंगल यूज करके उनको ग्लव्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ग्लव्स पहन लिए, एक बार ग्लव्स पहन लिए, बार बार उनको सैनिटाइज किया या हैंड रब से आपने उसको सैनिटाइज करके वापस से यूज ले लोगे। तो उससे क्या होता है, जो इनमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, तो पोर्स क्या होते हैं, उनकी साइज बढ़ सकती है, तो इसकी वजह से इंफेक्शन हैंड तक पहुंच सकता है। इसलिए हम कभी भी रबर आर्टिकल्स को यूज नहीं करते, क्योंकि उनकी पोटेंसी कहीं ना कहीं कम हो सकती है, ऑटोक्लेव में ध्यान देने की बात। लेकिन आप जो रीयूज्ड ग्लव्स हैं, रीयूज्ड ग्लव्स का मतलब क्या हुआ, रीयूज्ड ग्लव्स का मतलब है कि आप उनको स्टराइल या क्लीन प्रैक्टिसेस में यूज नहीं लेते, तब हम यूज कर सकते हैं। जैसे डस्टिंग के लिए या मोपिंग के लिए जो ग्लव्स यूज होते हैं, तो उनमें हम ये ग्लव्स यूज कर सकते हैं।
ठीक है। स्टरलाइजेशन इसमें जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, थोड़ा बड़ा सा नाम है, स्टेरोथर्मोफिलस, जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस बैक्टीरिया के स्पोर्स रखते हैं। अगर वो आपके किल हो गए तो इसका मतलब स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो गया। एक ब्राउन ट्यूब होती है, उस ट्यूब्स को रखते हैं, अगर वो कलर चेंज हुआ, ग्रीन कलर की हुई, तो उससे भी आपको पता लगता है कि स्टरलाइजेशन हो गया। या फिर आपने देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल्स में काम करते हो तो स्टरलाइजेशन करते हैं हम, ऑटोक्लेव करते हैं, तो वहां पे इस तरह से टेप होती है माइक्रोपोर की तरह की, वो चिपका दी जाती है। और जब अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो गया तो यहाँ पे उस टेप में बीच बीच में ब्लैक लाइंस देखने को मिलती है, तो इससे हमें पता लगता है कि वो स्टरलाइजेशन हो गया। ये जो टेप होती है हीट सेंसिटिव टेप होती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 LBS और 15 मिनट तक अगर स्टेप को वहां रखा जाएगा तो वो अपना कलर चेंज कर लेती है, या उस स्ट्रिप पे क्या होगी, लाइनिंग आ जाती है। तो ये हीट सेंसिटिव टेप होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है, बात करते हैं हम रेडिएशन। और रेडिएशन में अगर आपसे पूछा जाए रेडिएशन, तो समझ लो रेडिएशन का मतलब है गामा रेज, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूज रेज होती है हमारे, वो गामा रेज होती है। अगर आपसे सिर्फ रेडिएशन की बात करें तो इसका मतलब गामा रेज की बात करें। ठीक है। इट इज ऑल्सो कोल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन, इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कह सकते हैं। वैसे हम केमिकल स्टरलाइजेशन जो होता है उसको कोल्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। या के कोल्ड स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां आपने हीट यूज नहीं की, तो यहां पे रेडिएशन में हीट यूज नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज इट ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर बढ़ा नहीं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बैक्टीरिया है उसको हमने किल कर दिया, क्योंकि उसके डीएनए को ब्रेक डाउन कर, तो वो होता है हम रेडिएशन। रेडिएशन आपसे पूछा जाता है, डिस्पोजेबल आर्टिकल्स अगर आपको क्लीन करने हैं तो वो रेडिएशन से करते हैं। प्लास्टिक फॉइल है, मेटल फॉइल है, ऑयल है, प्लास्टिक की कोई भी चीज है, प्लास्टिक सिरिंज है, कैथेटर, एनजी ट्यूब जो भी है, या रबर आर्टिकल्स, ये सब हम गामा रेडिएशन से यूज करते हैं। तो रेडिएशन में गामा रेडिएशन भी एक सुपर इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हमसे पूछा जाता है प्लास्टिक डिस्पोजेबल आर्टिकल्स या रबर आर्टिकल्स, जिसमें सब आगे आपके एनजी ट्यूब, कैथेटर, वो सब है, वो रेडिएशन से हम स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट, दो तरह की होती है, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग में है इंफ्रारेड एंड यूवी रेज आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ क्लीन सरफेस इन ओटी, बट इसको हम बहुत कम यूज लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसको उससे हम कर सकते हैं, इंफ्रारेड या यूवी रेज जो आपके सनलाइट्स में भी होती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि घर में सनलाइट्स होना जरूरी है। तब क्या होगा कि आपके बैक्टीरिया या जो चिपचिपापन है वो नहीं हो, मोइस्ट मोइस्ट भी निकल जाए। देखो क्या होता है कि एक नेचुरल ये इसलिए होगा कि जब भी मॉइस्ट होगा तो ये मॉइस्ट क्या करता है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को ड्राई करते हैं। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एक अलग चीज हो गई, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर इतना बढ़ा रहे हो कि मॉइस्ट होते हुए भी बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ ड्राई करोगे तो उसमें भी मैक्सिमम जो आपके बैक्टीरिया हैं, हो सकता है स्पोर्स रह जाए, लेकिन मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो समाप्त हो जाते हैं, उनका एंड होता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेनली जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर हैं उनमें यूज करते हैं, उनसे यूज करते हैं। 0.22 माइक्रोन्स के फिल्टर होते हैं। ये जब हीट लेबल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपकी एंटीबॉडीज हुई, सीरा हुई, उनको यूज करने के लिए, उनको स्टरलाइज करने के लिए हम स्टरलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है। एक अलग से आपने देखा होगा आजकल, या ओटी में तो पहले से यूज लिया जाता है कि हमें एयर फिल्टर करना होता है तो हेप्पा फिल्टर यूज करते हैं। और आजकल एयर फिल्टर बहुत ज्यादा आ भी रहे, तो उसमें भी हम हेप्पा फिल्टर यूज करते हैं। ये हेप्पा फिल्टर क्या करते हैं, सिर्फ एयर को निकालते हैं, उसके अलावा जितना भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस फिल्टर से पास नहीं हो पाते, उस जाली से पास नहीं हो पाते, वहीं पे रह जाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीट यूज नहीं होती। और जो केमिकल
यूज लेते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेरिलेंट। जो केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए यूज लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेरिलेंट। ठीक है। अब ये भी हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज में लेते हैं हम, है ना, नहीं तो डायरेक्ट ऑटोक्लेव ही कर लेंगे। जैसे प्लास्टिक आइटम्स हुए, बायोलॉजिकल मटेरियल है, फाइबर ऑप्टिकल्स हुए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या काम में लेते हैं, आपके स्टेरिलेंट यूज लेते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन का। दो तरह से होता है केमिकल स्टरलाइजेशन भी, एक होता है लिक्विड और एक गैसियस फॉर्म। केमिकल जब भी हम यूज करते हैं तो वो दो तरह से केमिकल यूज कर सकते हैं। लिक्विड केमिकल भी हो सकते हैं, जैसे पोछा लगाते हैं तो लिक्विड से लगाते हैं, ओटी क्लीन करते हैं तो गैसियस फॉर्म में करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सके। एल्कोहल, लिक्विड में हम बात करते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, हेलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइज एक एक पढ़ेंगे हम। और गैसियस में बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या ईटीओ, इथाइलिन ऑक्साइड, सबसे ज्यादा आजकल पॉपुलर चल रहा है, या प्लाज्मा, ये भी नई टेक्निक आई है स्टरलाइजेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल। आपने देखा होगा इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये सब आते हैं किसमें, आपके हैंड स्प्रिट या हैंड रब। इसके अलावा क्लोरहेक्सिडिन भी हैंड रब में डाल दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, यूज एज ए स्प्रिट और हैंड रब। सिर्फ 15 से 20 सेकंड चाहिए होते हैं स्टराइल होने के लिए, क्लीन करने के लिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं। स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। कोई स्किन पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं सर्जरी के लिए, उसमें यूज कर सकते हैं। थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके लिए यूज कर सकते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। ठीक है। या ईयर इरिगेशन के लिए भी हम इथाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यूज में ले सकते हैं। ठीक है। देखो, जो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ इथाइल एल्कोहल की बात कर रहा हूँ। इथाइल एल्कोहल ज्यादातर स्पिरिट में यूज आता है। आपने देखा होगा अभी कोविड का टाइम आया था, तब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ज्यादा यूजफुल था इथाइल एल्कोहल से, क्योंकि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये ज्यादा अच्छे से काम करता है। नॉन कैप्सुलेटेड और कैप्सुलेटेड होते हैं तो किसी में इथाइल अल्कोहल और किसी के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो कोविड का जो बैक्टीरिया है उसके लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादा अच्छा था। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादा अच्छे से उसको क्लीन करता था, डिस्ट्रॉय करता था, स्ट्राइल करता था। नेक्स्ट मिथाइल अल्कोहल होता है, ये हाईली इन्फ्लामेबल है, टॉक्सिक है, इसको हम यूज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ इंक्यूबेटर या इस तरह जो बंद कमरे हैं या रूम्स हैं उनको स्टराइल करने के लिए हम मिथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी टॉक्सिक भी है, इसलिए हम इसको कम ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड और या फॉर्मेलिन बोलो अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो, जो 10% सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का उसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। टू स्टेराइल बैक्टीरियल वैक्सीन, जो दूसरी वैक्सीन है पाउडर फॉर्म के अलावा, प्रिपेयर टॉक्सोइड फ्रॉम टॉक्सिन, टॉक्सिन से टॉक्सोइड बनाया जाता है, उसमें आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज में करते हैं, फॉर्मेलिन यूज में करते हैं। टू प्रिजर्व एनाटॉमिकल स्पेसिमेन, किसी भी, जैसे हम एनाटॉमी, अगर आपने 11th-12th में एनाटॉमिकल लैब में गए होंगे तो वहां देखा होगा कि एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सारे स्पेसिमेन रखे जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मेलिन यूज में लेते हैं 10%। या बैक्टीरियल कल्चर है उसको क्लीन करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है। ठीक है, वहां पे आपने पहले तो कल्चर किया और फिर अब क्या करेंगे, कल्चर कर लिया, जांच कर ली, अब उसको डिस्ट्रॉय भी करना है तो वहां पे फॉर्मेलिन यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आपके ग्लूटार एल्डिहाइड, या बात करो सीधा सीधा साइडेक्स। साइडेक्स कॉमर्शियल नेम है, उसमें ग्लूटार एल्डिहाइड होता है, 2% ग्लूटार एल्डिहाइड होता है। 20 मिनट हमें यूज करना होता है, 20 से 30 मिनट, कहीं कहीं पे 30 मिनट भी दे रखा है। इसके लिए अलग से क्वेश्चन आता है, सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, प्लास्टिक, रबर, मेटल इंस्ट्रूमेंट, सब मैक्सिमम ये मान लो कि आप ज्यादातर सब चीज, प्लास्टिक की ट्रेकोस्टोमी सेट है, ठीक है, या अगर आपके मेटल वाले ट्रेकोस्टोमी
कैन्युला है, इनर कैन्युला है, तो उसको भी आप साइड एक्स से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप क्या होता है कि एक एल्केलाइनिंग एजेंट होता है, वो एल्केलाइनिंग एजेंट क्या होता है, इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है साइड एक्स को। मतलब 2% ग्लूटारेल्डिहाइड है आपके पास, आपने बोतल में से निकाल के जिसमें भी आपको स्ट्राइल करना है उस कंटेनर में डाला, और साथ में एल्केलाइन एजेंट डालते हैं, तो वो क्या करता है, एल्केलाइन एजेंट इसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद, आजकल तो फिर भी ऑटोक्लेव हो रहा है, पहले ऑटोक्लेव कम होता था, या कंटिन्यू अगर हमारे पास कोई सीजर है या कोई इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें ग्लूटारेल्डिहाइड चाहिए होता है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट चाहिए होते हैं। और आपने क्या किया, जैसे सीजर यूज की, उसके बाद आपने ग्लूटारेल्डिहाइड वाले साइड एक्स के सॉल्यूशन में उसको डाल दिया, 30 मिनट में वो क्लीन हो जाएगा, स्टराइल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। ये इसमें आपके दे भी रखा है, स्टराइल आर्टिकल्स ऑफ HIV पेशेंट, या नॉर्मल भी अगर कोई पेशेंट है तो उसके भी आर्टिकल्स जो भी हैं उसको भी आप इसमें क्लीन कर सकते हो। लेकिन जो आपके प्रोसीजर करने के लिए एंडोस्कोप, सिस्टोस्कोप, सीजर्स, ट्रेकोस्टोमी, प्लास्टिक, रबर आइटम कुछ भी है, सबको आप इससे स्टरलाइज कर सकते। एक्टिवेटेड बाय एल्केलाइनिंग एजेंट एंड कैन यूज फॉर 14 डेज। एक बार आपने सॉल्यूशन बना लिया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको 14 दिन के लिए यूज कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे, दूसरा सॉल्यूशन बनाओगे, दूसरा सॉल्यूशन डालोगे, और वो पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में एल्केलाइनिंग एजेंट होते हैं, वो डालोगे, तो आपका साइड एक सॉल्यूशन बन गया, वापस से आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोल। फिनोल में एक एग्जांपल ले लो, लाइजोल, क्रिसोल वगैरह सब है। तो लाइजोल की बात करते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। इसमें लाइजोल में फिनोल प्लस सिट्रेमाइड और सोप सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस तरह से लाइजोल काम करता है। अगर आपको मॉपिंग करनी है, पोछा लगाना है फ्लोर में, तो 1:100, मतलब 1 रेशो फिनोल का, 1 ढक्कन फिनोल का और 100 ढक्कन पानी, इस तरह से आप मॉपिंग कर सकते हो। ओटी में थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमें प्रॉपर स्टाइल करना है, तो सिर्फ 100 की जगह 10 यूज में लेते हैं। मतलब 1 ढक्कन लाइजोल का और 10 ढक्कन पानी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरोहेक्सिडिन। क्लोरोहेक्सिडिन, आपके सेवलोन की बात करो तो सेवलोन का एक एक्टिव कंपोनेंट है। इसमें सेट्रेमिड साथ में मिला हुआ होता है। वुंड इरिगेशन, ड्रेसिंग, प्रिपेयर सर्जिकल साइट या थर्मामीटर डिसइंफेक्शन, 1:20 इस तरह से यूज करते हैं ना। बाकी का क्या था, डिटोल का और 1:40 होता है, लेकिन अगर आप सेवलोन की बात करते हो तो 1:20 होता है। ब्लेडर इरिगेशन के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, आपको पता है सेवलोन घर में भी होता है, तो किस किस तरह से आप यूज करते हो। इसके अलावा अगर हम डिटोल के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो क्लोरोजिनोल, ये डिटोल का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। हालांकि कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एक बार भी पढ़ा है तो याद होना चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने आपके अलग से मार्क कर रखा है इस तरह से, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए। नेक्स्ट आपके बात करते हैं हेलोजन। हेलोजन में सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडीन। आयोडीन को वो आयोडीन, बीटाडीन, ठीक है, स्किन एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, सर्जरी में यूज करते हैं, सर्जिकल साइट प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, सर्जिकल स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। टिंक्चर भी आती है, 2% में आती है ये बीटाडीन। माउथ गार्गल है ना, तो माउथ गार्गल में आपने 2.5% बीटाडीन यूज करते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग है तो उसमें 7.5 से 10% यूज करते हैं, या जो आपकी नॉर्मल बीटाडीन आती है वो 5% के रेशो में आती है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग आपने देखा होगा कि किसी पेशेंट की अगर आ, उसको माउथ क्लीन करवानी है, माउथ गार्गल करवाना है, तो बीटाडीन गार्गल भी आते हैं, तो उसमें 2.5% आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की।
क्लोरीन यूज है ब्लीचिंग पाउडर। आपने सबसे ज्यादा देखा होगा स्विमिंग पूल्स में या वाटर सप्लाई जो एमसीडी के प्लांट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए सबसे ज्यादा जो क्लोरीन यूज की जाती है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पिल मैनेजमेंट में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं। जो भी आर्टिकल या लीनन एचआईवी पेशेंट्स के द्वारा यूज किए गए उसको पहले हम सोडियम हाइपोक्लोराइड में 30 मिनट्स के लिए रखते हैं, उसके बाद उसको वॉशिंग के लिए भेजते हैं। या अगर ब्लड स्टेन है तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, या इसके अलावा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। बट आजकल सभी पेशेंट्स के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं। जितने भी पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो आप इस तरह से ही ट्रीट करो कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन सभी पेशेंट्स के लिए ली जानी चाहिए। पहले क्या होता था कि एचआईवी पेशेंट, हेपेटाइटिस बी पेशेंट, एचसीवी पेशेंट, इनके लिए हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करते थे। ऐसे बोलते थे ये यूपी पेशेंट है, एक किसी के सामने आपस में समझने के लिए हमने यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करते थे, तो यूपी पेशेंट है यानी यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करते हैं। बट अभी सभी पेशेंट्स में हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करनी है, ठीक है। तो लेकिन ऑब्वियसली जब भी एचआईवी या एचबीएसएजी का पेशेंट है तो आप उस पर एक्स्ट्रा केयर आपको जरूरत है, क्योंकि वो आपके भी हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी सर्जिकल प्रोस्थेसिस या माउथ वॉश में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या वुंड क्लीनिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जो सेप्टिक बैक्टीरिया है या पस फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया हैं तो उसमें हम H2O2 यूज करते हैं। या फिर आपके जो डर्बिस है, मतलब जो आपके स्किन पे जो डेड सेल्स हैं उनको हटाने के लिए भी हम H2O2 यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट H2O2 जो, जैसे आपके किसी के पास घाव हुआ तो आसपास का जो डर्बिस है, जो डेड टिश्यू है, उसको हटाने के लिए तो हम क्या करेंगे, H2O2 यूज लेंगे, और जो अंदर है वहां पे हम बीटाडीन यूज करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 सिट्स बाथ में, जब सिट्स बाथ दी जाती है, प्रेग्नेंट लेडी है या अगर उसके कुछ भी रेक्टल सर्जरी हुई है तो हम सिट्स बात करते हैं। माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इनको हम पानी में मिला के यूज करते हैं, गुलाबी पानी हो जाता है। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, एक्टिव एजेंट इसमें H2O2 होता है और पेरासिटिक एसिड होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं। ये भी गैसियस स्टरलाइजेशन है, लेकिन हम इसको यहीं पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। या डाइज यूज करते हैं स्किन या वुंड एंटीसेप्टिक में, किसी पेशेंट के गैंग्रीन हो जाता है, कभी आपने देखा होगा कि नीले नीला सा या इस तरह की शाई टाइप पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज पे या वुंड पे, ज्यादातर डिस्टल एक्सट्रीमिटीज पे लगाई जाती है, तो वो डाइज होती है, वो वहां पे स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आप बात करते हैं गैस स्टरलाइजेशन की। गैस स्टरलाइजेशन में सबसे पहले आता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस होती है उसके द्वारा जो स्टरलाइजेशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्यूमिगेशन। 12 से 24 घंटे लगते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, 250 ml फॉर्मेलिन 10% और 140 ग्राम KMnO4, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये कितनी जगह के लिए यूज किया जाता है, तो ये कितनी जगह के लिए यूज किया जाता है, 100 क्यूबिक फीट एरिया के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 12 से 24 घंटे, ये भी पूछा जाता है गैस स्टरलाइजेशन में। आईसीयू और ओटी के लिए सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, मोस्टली यूज लिया जाता है फ्यूमिगेशन। आपने खुद ने भी अगर हॉस्पिटल सेटिंग में काम किया है या कभी ट्रेनिंग में भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे फ्यूमिगेशन हो रहा है। इसके अलावा इथाइलिन ऑक्साइड, आजकल ये ज्यादा चर्चा में है, यूज फॉर स्टरलाइजेशन टू द प्लास्टिक आर्टिकल लाइक ईटी ट्यूब, एम्बूबेक, गोज पेड, डेंटल मटेरियल। लेटेस्ट है, कॉमनेस्ट है। इसमें आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को वहां पे रख दिया जाता है 12 से 24 घंटे के लिए प्रॉपर
इथाइलिन ऑक्साइड डाली जाती है 12 से 24 घंटे के लिए, और इस तरह से आप क्या करते हो, मेनली जैसे प्लास्टिक में एम्बू बैग हो गया, तो उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए आपके इथाइलिन ऑक्साइड यूज में ली जाती है। एक आपके रह गया टिंडलाइजेशन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं। इसको इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, बहुत कम यूज में लिया जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मिनट के लिए, और 3 दिन इसको लगते हैं प्रॉपर स्टरलाइज करने के लिए। एग, सीरम, जिलेटिन, फूड आइटम्स, इनको स्टरलाइज करने के लिए आप किसका यूज करते हो, टिंडलाइजेशन का यूज। थैंक यू। आज का टॉपिक